डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि इनकम टैक्स जो है उसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन टर्म्स जो है वो क्या क्या यूज़ होती है वो हम देख चुके। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी जो है वो हम देख चुके। आइए आज हम बात करते हैं, जैसा हमने पहले देखा था कि जो इनकम है आपकी टोटल इनकम की जो कैलकुलेशन होगी उस पर 5 हेड की इनकम जो है वो अपन इंक्लूड करते हैं। तो पहला जो हेड है उसमें है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। और तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार एवं पेशे से आय। नेक्स्ट जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी संपत्ति से लाभ। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। तो आइए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले हेड की इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है, सबसे पहले तो ये कि उसमें कौन कौन सी आय जो है, कौन कौन सी इनकम जो है वो सैलरी से इनकम जो है उसमें शामिल की जाती है। तो इसमें देखिए अगर आपको कोई भी वेतन जो है प्राप्त मतलब अर्न हो गया, वो भले ही आपको वो रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो उस पर भी टैक्स लगेगा, या आपको कोई भी जो सैलरी है वो एडवांस मिल गई हो, आपने अभी अर्न तो नहीं की लेकिन आपको एडवांस मिल गई हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर पहले की कोई आपकी सैलरी है जो उसका कोई एरियर था, कोई सैलरी आपकी बकाया थी वो आपको अभी मिली है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें है कि एरियर की जो सैलरी अगर उसमें पहले टैक्स नहीं लगा तो आपको टैक्स देना, ठीक है। अब देखिए सैलरी से इनकम जो है मतलब बहुत सारी इनकम हो सकती है कि आपको आपके एम्प्लॉयर से मिले, लेकिन वो सैलरी से इनकम में शामिल नहीं होगी और कुछ इनकम शामिल होगी, तो वो अपन देखते हैं। फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है मतलब सैलरी, कोई भी इनकम को आप सैलरी से हेड इनकम में शामिल करें उससे पहले जो है वो कुछ आपको जो बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस इनकम को सैलरी से इनकम में हम कब शामिल करेंगे। तो देखिए कोई भी इनकम जो है सैलरी से इनकम में शामिल हो उसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है कि आपको जो इनकम मिल रही है, जिस व्यक्ति से आपको इनकम मिल रही है उसमें और आप में सबसे जो जरूरी बात है क्या होना चाहिए, आप दोनों में रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो है वो का रिलेशन आप में होना चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध जो है वो होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए किसी से भी आपको पैसे मिले लेकिन उसको सैलरी से इनकम में शामिल नहीं करेंगे। सैलरी से इनकम में किसी भी इनकम को तभी शामिल करेंगे कि जिससे आपको वो इनकम मिल रही है वो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपका नियोक्ता है। तो पहली जो बात है ध्यान रखने की वो है कि नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, वहाँ पे जो सभी पार्टनर्स है, जो सभी साझेदार है उनका बराबर का पार्टनरशिप होती है, तो इसमें वहाँ पे कोई नियोक्ता कर्मचारी नहीं है, ठीक है। सेकंड जो बात है इसमें ध्यान आपको रखनी है वो ये है कि यहाँ जो इनकम टैक्स है उसमें वेतन और मजदूरी जो है वो दोनों एक ही माने गए हैं। तो वेतन और मजदूरी दोनों जो है वो यहाँ पर आय में शामिल मतलब सैलरी में शामिल किया गया है, दोनों को एक ही माना गया है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप पढ़ेंगे उसमें मजदूरी अलग है, वहाँ पर मजदूरी जो मतलब जो शारीरिक श्रम के बदले, फिजिकल वर्क के बदले आपको जो इनकम हुई उसको मजदूरी कहा गया। और मेंटली वर्क जो है, ठीक है, उसके लिए मानसिक श्रम जो उसके कार्य के लिए जो आपको राशि मिले उसको वेतन कहा जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है, वेतन और मजदूरी दोनों को एक ही माना जाता है, वेतन में ही मजदूरी को शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है वेतन का
स्वेच्छा से त्यागना या छोड़ना। तो अगर आप सैलरी जो है उसका सरेंडर कर रहे हो खुद से, तो उसमें आपको क्या है, अगर आप अपनी इच्छा से आपकी सैलरी का कोई पार्ट छोड़ रहे हैं तो उस पर भी वो पार्ट जो है वो भी आपकी इनकम में शामिल किया जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000, आप उसमें से 10,000 जो है वो आप किसी भी रीजन से या कोई भी डोनेशन करने के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन सैलरी से इनकम में वो पूरी राशि आपकी शामिल होगी। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि करमुक्त वेतन, मतलब अगर आपके नियोक्ता से आपको एग्जम्प्टेड सैलरी, एग्जम्प्टेड करमुक्त टैक्स फ्री जो सैलरी है वो अगर मिलती है तो वो भी इनकम में, मतलब उसमें आपका वो टैक्स की राशि वापस जोड़कर उसको सैलरी माना जाएगा, क्योंकि एग्जम्प्टेड आपको तभी मिलेगी अगर आपका टीडीएस कट चुका हो, टैक्स पहले से ही आपके एम्प्लॉयर ने काट लिया हो। तो जैसे 50,000 की आपकी इनकम, मान लीजिए उस पर 4,000 रुपये टैक्स बना और आपको 46,000 रिसीव हुए, तो सैलरी आपकी कितनी मानी जाएगी, 50,000, टैक्स वो पहले ही आपका कट चुका है, बस इस पर टैक्स आपको दोबारा नहीं देना। फिर नेक्स्ट है नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त पारिश्रमिक। तो इसमें ये है, मान लीजिए कि आप कहीं कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयर के अलावा किसी व्यक्ति से कोई अन्य पारिश्रमिक मिला है, तो उसको वेतन से आय में शामिल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर अब आपको, चूँकि वहाँ पर आपको रखा किसके लिए, पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने के लिए जो आपको सैलरी मिली वो इसमें आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी से आपको पेपर सेट करने का कोई रेम्यूनरेशन दिया गया, कोई आपसे कॉपी चेक करने का रेम्यूनरेशन दिया गया, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, वो अदर सोर्सेज में शामिल होगा, क्योंकि वो पारिश्रमिक आपको किससे नहीं मिला है, आपके नियोक्ता से। जो बेसिक कंडीशन है वो इसमें यही है, जिससे आपको राशि मिली है उसमें और आप में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध जो है वो आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है वेतन के उपार्जित होने का स्थान कौन सा माना जाए। अर्निंग प्लेस जो है सैलरी का, वो कहाँ माना जाए, कौन से स्थान को माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वेतन के उपार्जित होने का स्थान उस स्थान को माना जाएगा जहाँ पर आपने अपनी सेवाएं दी है। जैसे मान लीजिए आपने भारत में अपनी सेवाएं दी है तो भारत में अर्जित माना जाएगा। आपने मान लीजिए किसी कंपनी की तरफ से विदेश में दी है तो फिर वहाँ पर उसको वेतन को अर्जित माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि वेतन और पेशे की जो आय है उन दोनों में अंतर है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो है वो दोनों अलग अलग है। वेतन व पेशे की आय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्योंकि देखिए वेतन से जो आय वो तो नियोक्ता आप में और उनमें नियोक्ता कर्मचारी का संबंध है, तो उससे मिला। और पेशे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप वकील है, आप डॉक्टर है, तो वहाँ पर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं तो वहाँ जो आपकी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में शामिल की जाएगी। फिर नेक्स्ट है न्यायालय के आदेश द्वारा रोका गया वेतन। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोई मुकदमा चल रहा है और न्यायालय के आदेश से आपकी सैलरी रुक गई, तो भी आपको उस कर निर्धारण वर्ष में जो है उस आय पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस इनकम को आपकी सैलरी इनकम में शामिल किया जाएगा। बस जब वो आपको मिलेगा तो आपको दोबारा टैक्स उसमें नहीं देना है। नेक्स्ट फिर आपका आएगा कि सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को शामिल करना। तो इसमें ये है कि मान लीजिए आप पार्ट टाइम एक्स
के यहाँ काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम आप वाई के यहाँ काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप जेड के यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपकी नियोक्ता एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो सभी नियोक्ताओं से प्राप्त जो भी वेतन है वो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड है उसमें दिखाना होगा। फिर नेक्स्ट आपके आता है वेतन जो है वो किसी भी अवधि में प्राप्त हो सकता है, मतलब टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है। आपको वीकली सैलरी भी मिल सकती है, आपको जो सैलरी है वो मंथली भी मिल सकती है, क्वार्टरली ईयरली भी मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है निर्धारित सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए पारिश्रमिक। तो इसमें क्या है कि अगर आपको पारिश्रमिक आपकी नियोक्ता से ही मिल रहा है और आपको कार्य कोई पर्टिकुलर काम आपको सौंपा गया था कि आपको ये काम करना, उसके अलावा भी अगर कोई और काम आपका नियोक्ता आपसे करवा रहा है और उसके बदले में अगर आपको कुछ दिया जा रहा है तो उसको भी इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है उसमें शामिल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि नियोक्ता से प्राप्त ऋण। तो अगर आपने जो है वो आपके एम्प्लॉयर से कोई लोन लिया है, नियोक्ता से कोई लोन लिया है आपने, तो उस लोन को जो है इनकम फ्रॉम सैलरीज में शामिल नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियाँ। अगर आपके नियोक्ता ने डिडक्शंस डन बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपके नियोक्ता ने आपकी आय में से कोई राशि काटी है, जैसे मान लीजिए टीडीएस की राशि काट लिया और कोई भी राशि काटी है, तो उन राशियों को वापस जोड़ के और उसको सैलरी माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी सैलरी होती है 50,000, अब नियोक्ता ने 4,000 का टैक्स काटा आपके लिए, आप LIC का कटा रहे हैं 3,000 रुपये, आप SI के कटा रहे हैं, तो आप कितने कटा रहे हैं 10,000 रुपये आप कटा रहे हैं। तो ये नहीं कि आपकी सैलरी 40 मानी जाएगी, सैलरी कितनी है आपकी 50, तो आपको टैक्स तो कितने भी देना है 50, बस जितना आप टैक्स ऑलरेडी कटा चुके हैं आपके नियोक्ता द्वारा उतना कम हो जाएगा और बाकी राशि जो है वापस जोड़ ली जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है वेतन के उपार्जित होने का समय। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। वेतन के उपार्जित होने का समय, मतलब ड्यू जो है सैलरी को कब माना जाएगा। इसमें दो चीजें आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी, और गैर सरकारी कर्मचारी, नॉन गवर्नमेंट, या आप ये कह सकते हो प्राइवेट एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन तो क्या होता है कि अगले महीने की पहली तारीख को उपार्जित माना जाता है। अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मार्च की जो सैलरी है या फरवरी की जो सैलरी उसको उपार्जित कब माना जाएगा, 1 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिर आपकी कैलकुलेशन होगी, हमने पहले भी बात की थी कि जो सभी कैलकुलेशन है वो गत वर्ष की होती है, और गत वर्ष जो है अभी कौन सा है, असेसमेंट ईयर अभी आपका 2021-22 है, तो गत वर्ष कौन सा हो गया 2020-21, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर आप उपार्जित होने का समय निकालोगे तो अगले माह की पहली तारीख को, ठीक है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। और अब यहाँ हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की होगी। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी वो अगले महीने की पहली तारीख को उपार्जित होती है, तो यहाँ पर फिर जो है कैलकुलेशन कहाँ तक आएगी, यहाँ आ जाएगा इनका 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वेतन के लिए वो यहाँ तक आएगी 1 मार्च से 28 फरवरी 2021 तक की। और नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है उनका क्या माना जाता है कि उनका उसी माह की अंतिम तारीख को माना जाता है उपार्जन, ठीक है।
अर्न उसी दिन उसी तारीख, मतलब जैसे मान लीजिए मार्च का है तो उसमें अर्न कब मानेंगे 31 मार्च को, तो उसी माह की अंतिम तारीख को उपार्जित मान लिया जाता है। तो फिर इनके लिए जो कैलकुलेशन होगी वो कहाँ से होगी हमारी, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो ये जो है वो आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखना है। तो कुछ ये बेसिक टर्म्स थे जो हमें इनकम फ्रॉम सैलरीज की कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिससे आपको सैलरी मिल रही है उसमें और आप में नियुक्त कर्मचारी का संबंध आवश्यक है। और फिर आपको ये दोनों चीज़ें कि सैलरी जो है वो अर्न कब होगी तो उसमें ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो अगले महीने की फर्स्ट जो डेट है उसको होती है, तो इसमें 1 मार्च 2020 से 28 Feb 2021 आ जाएगा। और नॉन गवर्नमेंट जो है उनकी कहाँ से मानेंगे हम, उसी माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होती है, इसलिए उनका हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो ये तो कुछ जो है थ्योरेटिकल पोर्शन उसका बेसिक कंडीशंस का था इनकम फ्रॉम सैलरीज में। अब हम कल आगे देखेंगे कि सैलरी से जो इनकम है उसमें कौन कौन सी इनकम को शामिल करेंगे, कैसे जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरीज की कैलकुलेशन हो। थैंक